नमस्कार, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डीएम ईडीयू स्कॉलर में। हिस्ट्री का क्लास अभी स्टार्ट कर दिए हैं। हिस्ट्री के क्लास में टॉपिक फर्स्ट मैंने कल पढ़ाया था। हिस्ट्री को पढ़ने के लिए मैंने बताया था कि इंडियन हिस्ट्री को हम 3 पार्ट में डिवाइड करके स्टडी करते हैं। इसके लिए हमको प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास में बांट करके हम लोग स्टडी करते हैं। सबसे पहले मैं प्राचीन इतिहास को स्टार्ट किया हूँ। प्राचीन इतिहास को भी स्टडी करने के 2 सोर्सेज मैंने बताए थे कल। पहला है प्री हिस्ट्री पीरियड और दूसरा है हिस्ट्री पीरियड। प्री हिस्ट्री पीरियड क्या है? तो प्री हिस्ट्री पीरियड में स्टडी करने के लिए हम ऐसे स्टडी करते हैं कि जब हमारे पास लिखित साक्ष्य इतिहास के नहीं उपलब्ध थे, ऐसे पीरियड को हम प्री हिस्ट्री पीरियड में डालेंगे। यानी कि जब हम किसी वस्तुओं के आधार पर इतिहास लिखने या समझने की कोशिश करते हैं, खोजबीन के दौरान जो मिले हुए हैं, तब उसको हम प्री हिस्ट्री पीरियड में रखते हैं। इसमें मुख्यतः हम 3 भागों में बांट करके स्टडी करेंगे। एक है पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, तीसरा है नवपाषाण काल। एक और पार्ट हम लोग डिवाइड करेंगे जिसको हम ताम्र पाषाण काल के नाम से जानते हैं। दूसरा पॉइंट मैंने बताया था हिस्ट्री पीरियड। हिस्ट्री पीरियड में क्या होता है, जो लिखित साक्ष्य हैं हमारे पास, उनके आधार पर जब हम इतिहास को पढ़ने या समझने की कोशिश करते हैं, तब उसको हिस्ट्री पीरियड कहते हैं। जैसे कि हम मौर्य वंश के इतिहास को पढ़ें या फिर मुगल वंश के इतिहास को पढ़ें, यहाँ पर पढ़ने के लिए हमारे पास साक्ष्य हैं लिखित रूप में, इस कारण से इसको हम हिस्ट्री पीरियड के रूप में जानते हैं। मैंने बताया था कि इतिहास को जानने के कई सोर्सेज हैं, जैसे कि जो पहले के लोग थे इतिहासकार या फिर पहले के आने वाले ट्रेवलर जो थे, यात्री, उनके द्वारा वृत्तांत, यात्रा वृत्तांत जो हैं, उनके आधार पर जब इतिहास को जानने की कोशिश करते हैं, तो एक सोर्सेज वो है। दूसरा सोर्सेज सिक्कों के आधार पर इतिहास जानने की कोशिश किया जाता है। तीसरा सोर्सेज, अगर हम इतिहास को वस्तुओं के आधार पर खुदाई के दौरान जो प्राप्त हुए उसके आधार पर जानें, ये तीसरा सोर्सेज है। तो हम इतिहास को जानने के लिए कई बेसिस पर हम जान सकते हैं। कल मैंने एक और पॉइंट एक्सप्लेन किया था, एडी और बीसी क्या होता है। एडी अभी प्रेजेंट टाइम में 2021 चल रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, 2021 एडी, इसी को ईस्वी कहते हैं। बीसी, बीसी अभी जैसे कि हम बात करें 600 बीसी, 600 बीसी का मतलब क्या, ईस्वी पूर्व। ईस्वी पूर्व, इसका फुल फॉर्म अगर हम एडी का देखें तो इसका फुल फॉर्म होता है एनो डोमनाई, और बीसी का फुल फॉर्म होता है बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। इसके बाद मैंने कल बताया था एएसआई। एएसआई का फुल फॉर्म क्या है? एएसआई का फुल फॉर्म है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। इसकी स्थापना 1861 में की गई थी और स्थापना करने वाला कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम थे। ठीक है, इस समय भारत के वायसराय जॉन कैनिंग थे। ठीक है, एएसआई भारतीय सांस्कृतिक विभाग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। भारत सरकार के सांस्कृतिक विभाग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। प्रेजेंट टाइम में इसके महानिर्देशक भी विद्यावती हैं, जो कि 31 नंबर की महानिर्देशक हैं, और इनको 12 मई 2020 को अपॉइंटमेंट मिला है। इतना मैंने आपको कल बताया था, और कुछ बुक के नाम बताए थे जिसके आधार पर हम हिस्ट्री पीरियड को जानने की कोशिश करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे ताम्र पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, और फिर हम पढ़ेंगे नवपाषाण काल। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। उसको पढ़ने से पहले हम लोग एक टॉपिक पर फोकस करेंगे जो मैप बेस्ड है। मैप में कुछ प्लेस आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ, जैसे कि एक प्लेस है पैमपल्ली। पैमपल्ली क्या है? यहाँ से ही सबसे पहले हमको पाषाणकालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। ठीक है, यह वर्तमान में चेन्नई में पड़ेगा, चेन्नई के वाला इलाका, मद्रास वाला इलाका। यहाँ पर पल्लावरम या फिर पल्लमपल्ली नामक स्थान पड़ता है। यहाँ से हमको सबसे पहले पुरातत्व सर्वेक्षण के दौरान हमको सबसे पहले पाषाणकालीन सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। एक टॉपिक यहाँ पर एक एरिया पड़ेगा, यहाँ पर पैठन। पैठन क्या है? गोदावरी घाटी, महाराष्ट्र में
पैठन एक प्लेस है, गोदावरी घाटी, यहाँ से हमको भी पाषाणकालीन अवशेष मिले हैं पुरातत्व सर्वेक्षण के दौरान। ये यहाँ पर प्लेस है, आप देख रहे हैं मेहरगढ़, वर्तमान में यह पाकिस्तान में पड़ेगा। एक कोल्डिहवा है जो कि उत्तर प्रदेश में है, चिराद जो कि बिहार में है। इन प्लेस के नाम और आप देखते रहिए, अभी हम जब एक्सप्लेनेशन करेंगे तो वहाँ पर इनका नाम जो है जिक्र आएगा तो आप तुरंत पता लगा लीजिएगा वह किस स्टेट में है। जैसे कि बुरजहोम जम्मू कश्मीर में है, कोल्डिहवा यूपी में है, चिराद बिहार में है, मेहरगढ़ प्रेजेंट टाइम में यह पाकिस्तान के हिस्से में आता है मेहरगढ़। और बात अगर आप करें यहाँ पर पैम्पल्ली या फिर पल्लावरम, प्रेजेंट टाइम में यह मद्रास का हिस्सा है। मद्रास को ही चेन्नई प्रेजेंट टाइम में कहते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में आप मैप के थ्रू देख लिए हैं। अब हम आते हैं, देखते हैं टॉपिक को जो कि हमको एक्सप्लेनेशन करना है। तो आप जानते हैं कि लिखित साक्ष्य जो हमको उपलब्ध है इतिहास को जानने के लिए उसको हिस्ट्री पीरियड कहते हैं। और लिखित साक्ष्य जो उपलब्ध है वह मौर्य काल से हमको लिखित साक्ष्य अच्छे से उपलब्ध है, मौर्य काल से। जैसे कि अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, इन सब चीज़ों के बारे में हमको लिखित साक्ष्य वहाँ से अच्छे से उपलब्ध है। जबकि पुरातत्ववेत्ताओं ने क्या किया, पाषाणकालीन पृष्ठभूमि को जब खुदाई के दौरान जो औजार आखेट करने वाले मिले उनके आधार पर इतिहास को 3 भाग में बांटने की कोशिश की गई, स्टडी करने में जो कि आसानी करते हैं। पहला क्या है, पहला है पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल का जो टाइम है पीरियड 25 लाख BC से 10,000 BC के बीच में आता है। इसकी खुदाई या फिर इस सभ्यता का पता या फिर इस सभ्यता का अन्वेषण सर्वप्रथम ब्रूस फुट महोदय ने किया था 1862 ईस्वी में। 1862 ईस्वी में सबसे पहले जो है पूरा पाषाणकालीन सभ्यता का पता लगाया गया था। और आपको याद होगा तो ASI इसकी स्थापना कब की गई थी, 1861 में की गई थी। और 62 में ब्रूस फुट महोदय ने सबसे पहले पूरा पाषाणकालीन सभ्यता का पता लगाया। और इसका पता पल्लावरम वही मद्रास वाला एरिया चेन्नई का, जो अभी आपको मैं थोड़ी देर पहले मैप में दिखाया था, यहाँ पर एक बार फिर से दिखा दे रहा हूँ। ये पैम्पल्ली लिखा हुआ है, एक्चुअल में यही पल्लावरम है। ठीक है, यही पल्लावरम है। यहाँ से सबसे पहले पूरा पाषाणकालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त किए गए थे। पैठन, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, महाराष्ट्र वाला एरिया गोदावरी घाटी में पैठन से इस सभ्यता के अवशेष प्राप्त किए गए थे। भारत में पूरा पाषाणकालीन सभ्यता का विकास प्लीस्टोसीन काल या फिर हिमयुग। प्लीस्टोसीन काल क्या है, जब हम ज्योग्राफी का अध्ययन करते हैं, भूगोल का अध्ययन करते हैं, तो भूगोल में यह बताया गया है कि पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर के आज तक के उसके टाइम पीरियड को कई कालखंडों में बांट दिया गया है। उसी में से एक कालखंड है हिमयुग। इस समय पूरी पृथ्वी पर बर्फ जमे हुए थे, इस कारण से इसको हम हिमयुग के नाम से जानते हैं। भारत में हिमयुग में ही पूरा पाषाणकालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं हिमयुग से। हालांकि यहाँ पर यह बात ध्यान देने योग्य है कि पूरा पाषाणकालीन सभ्यता में कोई भी अस्थि अवशेष हमें प्राप्त नहीं है। अस्थि अवशेष का मतलब क्या है, जैसे कि मनुष्यों की हड्डियाँ या फिर जानवरों की हड्डियाँ हमको पूरा पाषाणकालीन सभ्यता के प्राप्त नहीं है। हमको प्राप्त क्या है, केवल औजार। हमको क्या प्राप्त क्या है, केवल औजार प्राप्त हैं। औजार कैसे, बिल्लौर पत्थर। बिल्लौर का मतलब बेडौल बने हुए थे। मतलब क्या, बेडौल का मतलब थोड़ा सा समझ लीजिए। यहाँ देखिए आप, ये सभी औजार पूरा पाषाणकालीन के हैं। तो अब देख रहे हैं इसकी बनावट, देखिए रोड से जैसे मिला उठा करके और थोड़ा सा इसे बना उना करके घिस उस करके, और उसका यूज जो है जानवरों को मारने में या फिर फोर्स वाली वस्तुओं पर कहीं पर भी लगाने में इसका यूज उन लोगों ने करना स्टार्ट कर दिया। तो ये बेडौल हैं, ये हथियार कैसे हैं, बेडौल हैं, इनका कोई शेप नहीं है। तो यह विशेषता है पूरा पाषाणकालीन सभ्यता की। आगे हम लोग देखते हैं कि पूरा पाषाणकालीन सभ्यता की और क्या क्या विशेषताएं हैं। तो हम देख रहे हैं कि इस युग में आखेट करना लोग
सीख गए थे। मतलब क्या, पत्थरों के सिक्के का यूज करके जानवरों को मारना, आखेट करना, शिकार खेलना सीख गए थे। इस समय सावधान यानी कि मृत्यु हो जाने पर दो तरीके की पद्धतियां अपनाई जाती थीं। या तो उन्हें गाड़ दिया जाता था या फिर खुले मैदान में छोड़ दिया जाता था पशु पक्षियों को खाने के लिए। यह नेग्रेटी श्रेणी के आते थे। नेग्रोटी श्रेणी का मतलब क्या है, हवसी टाइप के, बहुत ही क्रोधित टाइप के ये लोग होते थे। कौन लोग, पूरा पाषाण कालीन सभ्यता के लोग। यह था पूरा पाषाण कालीन सभ्यता के बारे में। अभी हम जानेंगे दूसरा जो डिवाइजेशन है, मध्यकालीन या फिर मध्य पाषाण काल। इसका टाइम पीरियड है 10,000 BC से 8,000 BC। यह कालखंड नौ पाषाण काल, इसके बाद नौ पाषाण काल आएगा, और पूरा पाषाण काल, इन दोनों का सम्मिलित विशेषता लिए हुए है। मतलब सम्मिलित विशेषता का मतलब समझिए, जैसे कि अगर मैं इसके पहले पूरा पाषाण काल की बात किया हूँ तो यहाँ पर जो औजार थे, हथियार थे, बेडौले थे। नौ पाषाण काल में अच्छे से सेप के बने रहेंगे, नुकीले होंगे, अच्छे सेप के बने रहेंगे। जबकि मध्य पाषाण काल में इन दोनों की विशेषता न तो बहुत अच्छा और न तो बहुत ही खराब, दोनों का विशेषता लिए हुए होगा। कौन सा, मध्य पाषाण काल। तो इस कारण से यह दोनों की विशेषता यानी कि पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल, इन दोनों की विशेषता लिए जो रहेगा उसको मध्य पाषाण काल कहेंगे। समझ में आ रहा है। तो इसका जो है हमको अवशेष मिलते हैं, इसमें हमें मानव के अस्थियों के अवशेष मिलते हैं। ठीक है, इनकी अस्थियों का परीक्षण करने से हमको पता चला कि यह एक हबसी टाइप के मनुष्य थे। हबसी टाइप का मतलब क्या है, बहुत क्रोधित स्वभाव के, और शिकार करके ही, पशुओं का शिकार करके ही अपना जीवन यापन करते थे। यहाँ पर स्पष्ट रूप से दाह संस्कार पद्धति अपना चुके थे ये, यानी कि मृत्यु हो जाने के बाद यहाँ पर गाड़ा नहीं जाता था, लोगों को जलाया जाता था। और साथ ही साथ अनुष्ठान प्रक्रिया, यानी कि मर जाने के बाद जो अनुष्ठान प्रक्रिया जितनी भी होती है प्रेजेंट टाइम में हिंदू लोगों में या मुस्लिम लोगों में, इस टाइप की जो है प्रक्रिया स्टार्ट हो गई थी। हालांकि उस टाइम में हिंदू मुस्लिम टाइप की कोई भी सिचुएशन क्रिएट नहीं हुआ था। अच्छा, एक और टॉपिक हम देखते हैं, पुरातनकालीन और मध्य पाषाण कालीन सभ्यताओं का प्रयोग करके चित्रों के माध्यम से। मैंने बताया था कल कि लिखने का स्टार्ट ये लोग नहीं कर पाए थे, लिखित साक्ष्य हमको यहाँ पर नहीं है। क्यों, क्योंकि ये लोग लिखना जानते नहीं थे, तो चित्रों के माध्यम से अपनी भावनाओं को प्रदर्शित करते थे। इस कारण से हम इसको शैल चित्रात्मक शैली में रखते हैं। तो पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल में रंगों का प्रयोग किया गया है चित्रों में। ठीक है, पूरा पाषाण कालीन शैली का चित्र के अवशेष हमें भीमबेटका से मिलते हैं। ठीक है, इसमें भैंसा, हाथी, बाघ, घोड़ा, सुअर आदि के चित्र उत्कीर्ण किए गए हैं। कि आप देखिए, ये यहाँ पर आपको मिल जाएगा भीमबेटका। ये देखिए भीमबेटका, ये पार्ट है मध्य प्रदेश में भीमबेटका मिलेगा आपको, ये भीमबेटका है। तो यहाँ से जो चित्र मिले हैं हमको, उसमें घोड़ा, भैंसे, ठीक है, आदि के को मिले हैं। तो ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। दूसरे टॉपिक पे हम आते हैं आगे। तो बेलन घाटी, आपको मैंने अभी दिखाया था, बेलन घाटी यूपी में पड़ेगा, इलाहाबाद में। यहाँ से हड्डियों से बनी हुई मातृ देवी की प्रतिमा मिली है। ये भी पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल के अवशेषों में शामिल किया जाता है। मध्य पाषाण काल में भीमबेटका के अतिरिक्त आदमगढ़, प्रतापगढ़, मिर्ज़ापुर, ये सभी यूपी के पार्ट हैं, में चित्र शैली के अवशेष मिले हैं। तो ये सभी टॉपिक मध्य पाषाण काल और पूरा पाषाण काल के बारे में हो गया। अब हम समझते हैं नव पाषाण काल, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टि से। नव पाषाण काल का जो फेज है वो 8,000 BC से लेकर के 1,000 BC के बीच में रखा गया है। नव पाषाण काल की विशेषता क्या है, तो थोड़ा सा हम आगे आकर के देखते हैं नव पाषाण काल की प्रमुख विशेषता। तो ये आप ये देख रहे हैं, ये पूरा पाषाण कालीन के औजार या पत्थरों के अवशेष हैं। और ये देखिए, ये मध्य पाषाण कालीन के हैं। थोड़ा बहुत इसमें सुंदरता आया है, सुडौल आया है, लेकिन बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखिए,
ये नवपाषाण कालीन के औजार हैं। देखिए कितने अच्छे से बने हुए हैं, शेप में बने हुए हैं। तो ये नवपाषाण काल को दर्शाता है। तो अब आइए देखते हैं नवपाषाण काल की क्या विशेषताएं हैं। तो आप जैसा कि देख सकते हैं लिखा हुआ है क्या, नवपाषाण काल में उपकरणों के निर्माण की तकनीक शैली में वृद्धि की गई थी, यानी इसमें जो है भिन्नता नवीनता देखने को मिली। नवीनता के कारण ही इसे नवपाषाण काल कहते हैं, यानी कि पुरापाषाण काल और मध्य पाषाण काल में जो औजार बनते थे उनसे भिन्नता होने के कारण, उनसे नवीनता होने के कारण ही इस कालखंड को हम नवपाषाण काल के नाम से जानते हैं। इसके अवशेष हमें कर्नाटक मैसूर से मिले हुए हैं, हैदराबाद से मिले हुए हैं। इसके अवशेष हमें नर्मदा गोदावरी नदियों से मिले हुए हैं, उनके जो है किनारों से। इसके अवशेष हमें करनूल से मिले, साबरमती से मिले हुए हैं, मुंबई से मिले हुए हैं, सिंध मिर्ज़ापुर से मिले हुए हैं। तो यहाँ से हमको इसके अवशेष मिले हुए हैं। इस पीरियड की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? पहिए की आविष्कार, घिरनी या घिर्री की आविष्कार, कृषि कार्य, आग का आविष्कार, चाक का आविष्कार। चाक का मतलब जो कुम्हार जो है, पहिया जो होता है जिसके आधार पर कुम्हार जो है बर्तन बना है उसी को चाक कहते हैं। चाक का आविष्कार, साथ ही साथ बर्तन बनाना इस कालखंड में लोगों ने सीख लिया था। बैल और हल की सहायता से कृषि कार्य करना लोगों ने सीख लिया था। यहाँ पर पौधों के रेशों से ऊन और धागे बनाना या उनको बुन करके वस्त्र पहनना, ये सब लोगों ने सीख लिया था। गृह निर्माण कार्य भी लोगों ने सीख लिया था इस कालखंड तक। नवपाषाण काल में ध्यान दीजिएगा, नवपाषाण काल में गर्त आवास के साक्ष्य हमको मिले हैं। कहाँ से? जम्मू कश्मीर के बुरजहोम में। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बुरजहोम का बताया था। देखिए ये रहा बुरजहोम। यहाँ से क्या मिले थे? यहाँ से हमको नवपाषाण काल में गर्तहोम का मतलब क्या? जमीन के अंदर घर के साक्ष्य मिले हुए हैं। साथ ही साथ कुत्ते के साथ मनुष्य को दफनाए जाने के साक्ष्य भी बुरजहोम से मिले हैं। बुरजहोम कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। तो बुरजहोम से कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं नवपाषाण काल का? तो गर्तहोम का, यानी कि जमीन के अंदर घर, और दूसरा कुत्ते के साथ मनुष्य को दफनाए जाने के साक्ष्य हमको मिले हुए हैं बुरजहोम से। और क्या हमको मिला हुआ है? चावल के प्राचीनतम साक्ष्य हमको मिले हुए हैं। कहाँ से? कोल्डिहवा से। कोल्डिहवा से क्या मिला हुआ है? चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हुए हैं हमको। और मेहरगढ़ से सबसे प्राचीनतम साक्ष्य हमको कहाँ से मिला हुआ? संस्कृत की मेहरगढ़ से। तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं आगे इसको फिर से मैप में। ये देखिए नवपाषाण काल की संस्कृत के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से मिले हुए हैं, जो कि प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान में है। बुरजहोम से हमको क्या क्या मिला? गर्त आवास और कुत्ते के साथ मनुष्य को दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। कोल्डिहवा से सबसे पहले हमको चावल की कृषि करने के साक्ष्य मिले हुए हैं। कोल्डिहवा कहाँ पर है? कोल्डिहवा आपका यूपी में है। क्या क्या साक्ष्य हमको मिला हुआ है? इस कालखंड में पहली बार मातृ देवी की पूजा का स्पष्ट रूप से साक्ष्य मिलते हैं। तो ये देख रहे हैं कि हमको नवपाषाण काल की कुछ प्रमुख विशेषताएं देखने को मिल रही हैं। फिर से एक बार हम इसको रिवाइज कर देते हैं। नवपाषाण काल में क्या हुआ था? तो नवपाषाण काल में हमको, इसलिए इसको नवपाषाण काल कहते हैं क्योंकि यह पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल से भिन्नता रखता है और नवीनता रखता है। नवपाषाण काल में जो है भग्नावशेष मैसूर, कर्नाटक, हैदराबाद, नर्मदा गोदावरी नदियों के घाटियों से मिले हुए हैं। करनूल से मिले हुए हैं, साबरमती नदी की घाटी से मिला हुआ है, मुंबई, कश्मीर, सिंध, मिर्ज़ापुर जो कि यूपी में है, यहाँ से हमको इसके साक्ष्य मिले हुए हैं। पहिए का आविष्कार यहाँ पर हुआ। इस टाइम में जो है घिर्री का मतलब जो है, जैसे आप देखेंगे कुएं में बाल्टी लगाते हैं जब, तो ऊपर एक घिर्री लेकर रहता है जिसकी सहायता से बाल्टी को खींचा जाता है। तो घिर्री का आविष्कार, कृषि कार्य, आग का आविष्कार, चाक का आविष्कार बर्तन बनाने के लिए, बैल के द्वारा कृषि कार्य, कृषि के साथ पशुओं का भी विकास हुआ। नवपाषाण काल में मानव ने सर्वप्रथम पौधों के रेशों से ऊन और धागों की सहायता से कपड़ों को बुनना और उनको पहनना जाना। गृह निर्माण की कला इसी समय में सीखी। नवपाषाण काल में बुरजहोम से गर्त आवास और साथ ही साथ
कुत्ते के साथ मानव के दफनाए जाने के साक्ष्य मिले। कोल्डिहवा, इलाहाबाद में है, यूपी के कोल्डिहवा से हमको चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। और माँ त्रिदेवी की स्पष्ट पूजा के साक्ष्य हमको नवपाषाण काल में ही मिले हैं। नवपाषाण काल की संस्कृति जो थी, नवपाषाण काल की संस्कृति का सबसे प्रथम साक्ष्य हमको मिलता है मेहरगढ़ से, जो कि प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान में है। तो इस तरीके से हम लोगों का जो टॉपिक था, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, ये हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। अभी हम लोग देख रहे हैं ताम्र पाषाण काल क्या है। ताम्र पाषाण काल के साक्ष्य हमको 2000 ईस्वी पूर्व से लेकर के, यानी कि बीसी से लेकर के 800 बीसी के बीच में मिलते हैं। जो ताम्र पाषाण काल था, इसमें पाषाण यानी कि पत्थर के साथ साथ तांबे का प्रयोग होने लगा था। इस कारण से हम इसको ताम्र पाषाण काल कहते हैं। इसका सबसे महत्वपूर्ण हमको पॉइंट कहाँ पर मिला, या महत्वपूर्ण स्थान कहाँ पर मिला? चंबल नदी के पास, मध्य प्रदेश के चंबल नदी के पास कायथा संस्कृति जो थी, वहीं से हमको ताम्र पाषाण कालीन संस्कृतियों के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। यानी कि मध्य प्रदेश में चंबल नदी के घाटी के पास कैथा संस्कृति से हमको ताम्र पाषाण कालीन संस्कृतियों के साक्ष्य मिलते हैं। इसका उदाहरण या फिर इसकी जो है साक्ष्य खुदाई के दौरान कहाँ से मिले हुए हैं? बिहार के चिराग से। अभी मैंने चिराग थोड़ी देर पहले मैप में दिखाया था। सोनपुर से, उत्तर प्रदेश के सोहगौरा से, और बंगाल के महिषादल से ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति के हमको साक्ष्य मिले हैं। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल के बारे में का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। और साथ ही साथ हम लोगों ने ताम्र पाषाण काल के बारे में भी देख लिया। अब आगे आने वाले टॉपिक में हम लोग देखेंगे क्या, कि किस तरीके से हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ, हड़प्पा सभ्यता के बाद किस तरीके से ऋग्वैदिक काल आया, और इन सब के साथ ही साथ हम लोग आगे बढ़ते हुए प्राचीन इतिहास के पार्ट को कंप्लीट करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को समझ में अच्छे से आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आगे हम लोग कमेंट कीजिएगा, इसके बारे में डीपली स्टडी कर लेंगे, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। ओके, थैंक यू।